हेलो स्टूडेंट्स, आज जीएसटी के एग्जामिशंस को आगे बढ़ाते हुए कुछ न्यूमेरिकल्स और सॉल्व करते हैं, लेकिन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस होगा। अब हम आपको क्या करेंगे, एग्जामिशंस कुछ बताएंगे अपडेटेड, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाएंगे और ये छोटे वीडियोस बनाएंगे। बेसिकली हो क्या रहा है, गवर्नमेंट कई सारे चेंजेस ला रही है और इतने चेंजेस आ रहे हैं कि जाहिर सी बात है अपडेशन करना जरूरी होता है। कई दिन बाद होगा तो दिक्कत है, तुरंत करने के लिए उन सारे एग्जामिशंस को बार बार रिपीट करना। तो हम लोग एग्जामिशंस में छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे, टॉपिक उठाएंगे, उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे। छोटे वीडियोस का मतलब 20 मिनट्स, हाफ एन आवर, 45 मिनट्स, वॉट एवर द केसेस, और टॉपिक्स को इंटर रिलेट करते हुए चलेंगे ताकि मैक्सिमम एग्जामिशंस कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के साथ कवर किए जा सकें और क्वेश्चंस अच्छे खासे आपके प्रैक्टिस में आ जाएं। तो ठीक, अब से हम लोग का ये सिस्टम रहेगा। तो एग्जामिशन में जो आज हम लोग पिक करने जा रहे हैं दैट इज योर चैरिटेबल एक्टिविटीज। अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो सेक्शन 12A में रजिस्टर्ड है, अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या एंटिटी है, अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या चैरिटेबल एंटिटी है और उसने अपने आप को रजिस्टर कर रखा है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 12A में, तो उसके लिए ये बेनिफिट है कि अगर वो चैरिटेबल एंटिटी चैरिटेबल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, और वो चैरिटेबल एक्टिविटीज कौन सी हैं जो इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन की गई है, चैरिटेबल एक्टिविटीज उन्हीं को पिक किया गया है। ध्यान देंगे, जो चैरिटेबल एक्टिविटीज वहां डिफाइन की गई हैं उन्हीं को पिक भी किया गया है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन भी इनकम टैक्स के हिसाब से ही हुआ होना चाहिए। जी सर। अच्छा, अगर ऐसी चैरिटेबल एंटिटी कोई ऐसी एक्टिविटी करती है जो 12AA में मेंशन नहीं है, तो उसको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, केवल इस बेसिस पर कि हम चैरिटेबल एंटिटी हैं, सो दैट वी कैन गेट ऑल द बेनिफिट्स ऑन ऑल द सर्विसेज और गुड्स। Not at all. If any charitable entity is supplying the services which are mentioned under section 12AA, or you can say under the definition which is given under the Income Tax Act, then those activities are exempted under GST also. But those activities which are not mentioned under the definition of charitable activities would be charged to GST. Is it clear? पक्का सर, अब क्लियर है। तो क्या कहा गया, चैरिटेबल एक्टिविटीज में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? कहा गया पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ केयर और काउंसलिंग ऑफ पब्लिक हेल्थ। सबसे पहले आते हैं पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं, और पब्लिक हेल्थ शामिल होगा एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा। योगा 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 ही होगा, न कि कोई और चीज। योगा ही होगा, ना कि कोई और चीज। तो पहला कहा गया पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ, कैसे, वो अभी हम आते हैं। पब्लिक हेल्थ है। दूसरा एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा। फिर कहा गया एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो एजुकेशनल प्रोग्राम और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, आखिर स्किल डेवलपमेंट के लिए ही तो इंडिया जी रहा है इस समय। तो एजुकेशनल प्रोग्राम और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है किस किस के लिए, वो अभी मैं बताऊंगा। और प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ और एनवायरमेंट, ठीक है ना, जिसमें वाटरशेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ शामिल है। कहने का मतलब पब्लिक हेल्थ किसका किसका मैं बताने जा रहा हूं। एजुकेशनल एक्टिविटीज हो गई, स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटी हो गई, वो मैं बताने जा रहा हूं। एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा, ठीक है। और बताया गया कि प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूडिंग वाटरशेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये पब्लिक हेल्थ किसका किसका सर? पब्लिक हेल्थ का क्या मीनिंग निकलेगा सर? पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ केयर और काउंसलिंग। केयर और काउंसलिंग, पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ केयर और काउंसलिंग। पब्लिक हेल्थ की मुझे चिंता है, मैं उनकी काउंसलिंग करता हूं, मैं उनका केयर करता हूं। कैसे, कौन से हैं? टर्मिनली
टर्मिनली इल पर्सन और पर्सन विथ सीवियर फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी, ऐसे लोगों का मैं केयर और काउंसलिंग करता हूं जो फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड हैं, सीवियर फिजिकल और मेंटली डिसेबल्ड हैं। मैं ऐसे लोगों का केयर और काउंसलिंग करता हूं, जाहिर सी बात है पब्लिक हेल्थ में ही शामिल होगा, जो HIV और एड्स से पीड़ित हैं। मैं ऐसे लोगों की पब्लिक हेल्थ में शामिल हूं जिनका मैं केयर और काउंसलिंग करता हूं, जो नारकोटिक ड्रग्स और अल्कोहल से एडिक्टेड लोग हैं, उनकी केयर और काउंसलिंग। तो केयर और काउंसलिंग होती है फिजिकली सीवियर फिजिकली हैंडीकैप्ड या मेंटली डिसेबल्ड पर्संस के लिए। पब्लिक हेल्थ शामिल है, केयर और काउंसलिंग उसमें शामिल है। HIV एड्स से पीड़ित लोगों के लिए पब्लिक केयर और काउंसलिंग शामिल है, ऐसे लोगों के लिए जो एडिक्टेड है नारकोटिक ड्रग्स वगैरह से, ठीक है। और तो और केयर और पब्लिक हेल्थ में शामिल है पब्लिक अवेयरनेस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग और प्रिवेंशन ऑफ HIV इन्फेक्शन। अगर मैं उनकी भी काउंसलिंग करता हूं तो वो भी पब्लिक हेल्थ में शामिल होगा। यानी कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, मेंटली डिसेबल्ड है सीवियर, और तो और मैं ऐसी काउंसलिंग केयर और काउंसलिंग करता हूं जो नारकोटिक ड्रग्स से एडिक्टेड हैं, अल्कोहल से एडिक्टेड हैं। मैं ऐसी केयर और काउंसलिंग करता हूं जो HIV एड्स से विक्टिम है। ओके, मैं ऐसे लोगों की पब्लिक हेल्थ में शामिल हो सकता हूं जो उनको मैं बता सकता हूं, अवेयरनेस दे सकता हूं HIV एड्स से रिलेटेड, उनको मैं अवेयरनेस दे सकता हूं फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड और उनकी हेल्थ से रिलेटेड, तो वहां पर शामिल होगा ये पब्लिक हेल्थ। एडवांसमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, रीजनल एंड रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा। थर्ड मैंने बताया था एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। टू, अबंडन्ड, यानी एजुकेशनल प्रोग्राम सबको नहीं, एजुकेशनल प्रोग्राम किसको, उसके बारे में बताया गया है। एडवांसमेंट एजुकेशनल प्रोग्राम और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आप किसको दे रहे हैं, उनकी डिटेल बताई गई है। तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और एजुकेशनल प्रोग्राम में दे रहा हूं ऐसे लोगों को जो अबेंडेंड हैं, यानी जिनके माता पिता ने या फैमिली मेंबर्स ने छोड़ दिया है, ऑर्फन्ड हैं, अनाथ हैं, या होमलेस चिल्ड्रन हैं जिनका कोई घर नहीं है। ऐसे लोगों को एजुकेशनल प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम दिया जा रहा है जो फिजिकली और मेंटली अब्यूज एंड ट्रॉमेटाइज्ड पर्सन है। ओके, प्रिजनर्स, कैदियों को अगर हम ऐसी एजुकेशनल प्रोग्राम दे रहे हैं, या फिर उनका स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो प्रिजनर हैं। दूसरा, पर्सन्स ओवर द एज ऑफ 65 ईयर्स रिजाइडिंग इन अ रूरल एरिया। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र मैंने खोल रखा है, यानी 65 साल से अधिक के उम्र के लोगों को अगर हम एजुकेशनल प्रोग्राम दे रहे हैं तो वो भी इसमें शामिल है। और मैंने बता दिया प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग वाटरशेड, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। ठीक, अगर मैं ये बोलूं कि इनको छोड़ दिया जाए, इनको छोड़ दिया जाए, जो मैंने एक्टिविटीज बोली हैं एडवांसमेंट के लिए, इसके अलावा अगर आप कोई भी सर्विसेज देते हैं ना तो जीएसटी में टैक्सेबल होगा। यानी ऊपर जितनी चीजें बताई गई हैं, पब्लिक हेल्थ और केयर, काउंसलिंग वगैरह सारी चीजें, एजुकेशन वगैरह, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी दूसरी एक्टिविटीज अगर आप इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखेंगे कि अगर कोई चैरिटेबल एंटिटी आउटसाइड इंडिया से कोई सर्विस इंपोर्ट कर रही है तो रिवर्स चार्ज बेसिस पर नॉर्मली टैक्स लग जाता है। लेकिन अगर ऐसी सर्विसेज चैरिटेबल एक्टिविटीज के पर्पस के लिए है तो वहां पर इसको माफ किया गया है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय चैरिटेबल एंटिटी, मैंने केवल सर्विसेज के बारे में बोला, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय चैरिटेबल एंटिटी exempt services received from a provider of services located in a non-taxable territory by a legal entity registered under section 12AA। अगर मैं रजिस्टर्ड एंटिटी हूं 12AA में और मैंने कोई इंपोर्ट की है सर्विसेज आउटसाइड इंडिया से या नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से इस टेरिटरी में, टैक्सेबल टेरिटरी में, और मैं रजिस्टर्ड हूं, तो कहा गया अगर ऐसी सर्विसेज, अगर एज फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग चैरिटेबल सर्विसेज, अगर मैं ऐसा कुछ सर्विसेज लेता हूं इसलिए ताकि इन सर्विसेज को हम चैरिटेबल एक्टिविटीज में यूज कर सकें, तो वो माफ होता है, ये आप याद रखेंगे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये क्लैरिफिकेशन आया है कि एक हॉस्टल एकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया एक ट्रस्ट के द्वारा, यानी चैरिटेबल एंटिटी के द्वारा अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है ना,
बताओ क्या ये चैरिटेबल एक्टिविटीज में शामिल होगा? कहा गया ना, हॉस्टल वगैरह किराए की अगर मैं बात करूं, हॉस्टल फैसिलिटी, गेस्ट हाउस इन रेंटेड प्रॉपर्टी, इनके लिए अलग से पूरा प्रोविजन है और वो टैक्सेबल होता है। लेकिन अगर आपको मैं बता दूं, हॉस्टल फैसिलिटी, गेस्ट हाउस इन होटल फैसिलिटीज, तो वहां पर 1,000 रुपए तक का अगर सिस्टम है, अभी मैं कोई डिक्लेयर टैरिफ वैल्यू वगैरह वर्ड नहीं यूज कर रहा, 1,000 रुपए तक का किराया है, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, तो वो माफ होता है, वो एग्जेम्प्ट होता है, वहां पर टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होती। हॉस्टल, अब आंसर देख लेते हैं। हॉस्टल अकोमोडेशन सर्विसेज डू नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज, वो मैंने बता दिया, पहले ही बता दिया, ऊपर की चैरिटेबल एक्टिविटीज में शामिल होना चाहिए, अगर उसमें शामिल नहीं है तो टैक्स लग जाएगा, जीएसटी के दायरे में आ जाएगा, तो ये भी शामिल हो जाएगा। However, services by a hotel, inn, guest house, club or campsite by whatever name called, कोई भी नाम दे दो, चाहे वो रेजिडेंशियल और लॉजिंग पर्पसेस के लिए हो, ओके, चाहे होटल हो, इन हो, गेस्ट हाउस हो, क्लब हो, कैंप साइट हो, चाहे जो भी नाम दे दो, अगर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए हो या लॉजिंग पर्पस के लिए हो, भाई जाहिर सी बात है, होटल वगैरह किस लिए होता है? लोगों के रहने के लिए, लॉजिंग के लिए, रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए। अब कई लोग होटल खोल लेते हैं, लॉज खोल देते हैं और उसमें लोग 2-2 महीने, 6-6 महीने रहते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता सिस्टम पर, उनको हम इसी कैटेगरी में रखेंगे। हैविंग डिक्लेयर्ड टैरिफ, मैंने अभी कहा, सुनेंगे नहीं, थोड़ी देर बाद जब हम लोग होटल वगैरह पर बात करेंगे तो उस समय हम लोग डिक्लेयर्ड टैरिफ की बात करेंगे। हैविंग डिक्लेयर्ड टैरिफ ऑफ अ यूनिट ऑफ अकोमोडेशन बिलो 1,000 पर डे और इक्विवेलेंट आर एग्जेम्प्ट। 1,000 रुपए तक की अगर सर्विसेज हैं पर डे के हिसाब से तो माफ होती हैं। Thus, accommodation services in hostel, including by trust having declared tariff value below 1,000 per day is exempt. तो जो हॉस्टल की फैसिलिटी है वो माफ हो जाएगी अगर वो 1,000 पर डे तक की डिक्लेयर टैरिफ वैल्यू के अंदर है, अदरवाइज वो टैक्सेबल हो जाएगा। उसको हम चैरिटेबल एक्टिविटीज तो नहीं मानेंगे, उसको तो हम चैरिटेबल एक्टिविटीज तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, उसको हम नॉर्मल एक्टिविटीज में ले आएंगे। वापस आते हैं कि चैरिटेबल और रिलीजियस एक्टिविटीज में आप लोग अंतर करना सीखें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चैरिटेबल एक्टिविटीज और रिलीजियस सेरेमनीज में आप फर्क करना सीखेंगे। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्या है, और इससे रिलेटेड जब चीजें आएंगी तो साथ में वो भी डिस्कस हो जाएंगी, छोटी मोटी चीजें। क्वेश्चन नंबर 1 है इससे रिलेटेड, ढंग से सुने। कहता है एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है एमटीसीटी और रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 12AA। ये एमटीसीटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। वो आपको कुछ डिटेल देता है। नंबर 1, फी चार्ज फॉर योगा कैंप, फी फॉर उसकी ये रिसीट हुई है योगा कैंप के लिए, तो आपको मालूम है ना योगा को शामिल नहीं किया जाएगा, 12AA में चैरिटेबल एक्टिविटीज में आता है। रिलीजियस हो गया, रिलीजन हो गया, स्पिरिचुअलिटी, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा। अमाउंट रिसीव्ड फॉर एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम रिलेटिंग टू अबंडेंट ऑर्फन और होमलेस चिल्ड्रन, अभी मैंने बताया एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम, स्पेसिफिकली आपको मालूम है किसके किसके लिए, 10,50,000 जो है वो नील हो जाएगा। किसके किसके लिए हम एजुकेशनल प्रोग्राम या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ला रहे हैं? प्रिजनर के लिए ला रहे हैं, होमलेस या ऑर्फन या अबंडेंट चिल्ड्रंस के लिए ले आ रहे हैं, तो वहां पर भी माफ होता है। फिजिकली और मेंटली अब्यूज एंड ट्रॉमेटाइज्ड पर्संस के लिए ला रहे हैं या 65 साल के ऊपर वालों के लिए रूरल एरिया में ला रहे हैं तो माफ होता है। कहता है अमाउंट रिसीव्ड फॉर रेंटिंग ऑफ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, अब कॉमर्शियल प्रॉपर्टी कभी आप चैरिटेबल एक्टिविटी मान सकते हैं नहीं सर, इस पर तो सीधे सीधे जीएसटी लगना चाहिए, आप सोचना बंद कर दीजिए, 35 लाख पर लगा डालिए। पेमेंट मेड फॉर द सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम अ सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड इन इंग्लैंड, अब नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में एक बंदा इन्वॉल्व रहता है इंग्लैंड में, उसने हमको सर्विसेज दी हैं और मैंने उसका पेमेंट किया है, तो बट ऑब्वियस है यहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई हो जाना चाहिए। लेकिन मैं जो ये सर्विसेज खरीद रहा हूं ना, इसका यूज हम केवल चैरिटेबल एक्टिविटीज में करेंगे और मैंने आपको बता दिया वो एग्जेम्प्ट होती हैं, ठीक है ना। क्या बताया? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज
चैरिटेबल एक्टिविटीज में शामिल है तो ये नील हो जाएगा। ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड फॉर एक्टिविटीज रिलेटिंग टू प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है, तो प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्सेट्रा नील। पक्का ना? अब मैं अगर आपको बोलूं कि ये चीज जो मैंने यहां पर लिखी है इसको हमें सेपरेटली मेंशन करना चाहिए था नीचे कहीं पर, टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और वहां मुझे लिखना चाहिए था नील। इसमें ये तो नॉर्मली आउटवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई, बट ये इनवर्ड सप्लाई है, तो इनवर्ड सप्लाई लायबल फॉर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म उसको आप थोड़ा अलग लिख देंगे। बाकी ये आउटवर्ड है आउटवर्ड है आउटवर्ड है आउटवर्ड है, इनको आप एक जगह लिखेंगे। टोटल आ गया आपका 35 lakhs। दैट्स इट, दिस इज आवर सॉल्यूशन। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये हो जाएगा, नहीं होगा तो मैं फिर से लिख देता हूं, यहां पर ये हटा देता हूं। आप यहां लिख देंगे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज चैरिटेबल एक्टिविटीज नील, और यहां पर आप लिख देंगे सर्विसेज लायबल टू आरसी इनवर्ड सर्विसेज। ठीक, ये क्लियर हुआ? प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्सेट्रा ऊपर लिखें, नहीं समझ में आया तो थोड़ा चेंज ही कर लें। अब आप इस पर जीएसटी लगा देंगे, बात खत्म, जो रेट होगा। तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज हटा दूं? अब तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे एग्जाम में लिखना वैसे ही मैंने लिख दिया। फिलहाल इसको मैं हटाने जा रहा हूं, थोड़ा जल्दी नोट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सर्विसेज कपिलेश्वर चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA, 12AA में रजिस्टर्ड है इनकम टैक्स एक्ट के, सप्लाइड द फॉलोइंग सर्विसेज ड्यूरिंग द टैक्सेबल पीरियड, फाइंड द टैक्सेबल सप्लाई और एग्जेम्प्टेड सप्लाई फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा जी, बना लेना, टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड दोनों का डिटेल हम बना लेंगे। ऊपर आप लिख देंगे कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, इनकम फ्रॉम नवरात्रि फंक्शन, अदर रिलीजियस फंक्शन एंड रिलीजियस पूजा, इनकम फ्रॉम रिलीजियस एक्टिविटीज एग्जेम्प्ट होता है। अच्छा जी, ड्यूरिंग गणेशोत्सव और अदर रिलीजियस फंक्शंस चैरिटेबल ट्रस्ट रेंट आउट देयर स्पेस टू एजेंसीज फॉर एडवर्टीजमेंट। व्हाट इज द मेन मोटो? गणेशोत्सव पर हमने एडवर्टीजमेंट के लिए काम किया है, गणेशोत्सव के लिए काम नहीं किया। बेसिकली द मेन मोटो वाज आई वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन गणेशोत्सव, वी हैव हायर्ड आउट आवर प्लेस और द पर्टिकुलर थिंग फॉर द पर्पस ऑफ एडवर्टीजमेंट होर्डिंग, तो वो हमारा एडवर्टीजमेंट हो गया, एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू। कितना है भाई? 2/12/345, इस पर आप टैक्स लगा देंगे, सोचेंगे भी नहीं। ड्यूरिंग गणेशोत्सव और अदर रिलीजियस, ऐसा ही फिर तो हो गया, मैंने गलत अमाउंट लिख दिया क्या? जी अमाउंट गलत, 498,765, 498
765। ठीक। डोनेशन फॉर रिलीजियस सेरेमनी इज रिसीव्ड विद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस टू एडवर्टाइज द नेम ऑफ अ डोनर। एक डोनर ने हमें डोनेशन दिया और कहा कि इसका यूज आप चैरिटेबल एक्टिविटीज में करेंगे, लेकिन एक काम करेंगे। मैंने कहा क्या? उसने कहा आप मेरा नाम लेंगे, बार बार बोलना कि फलाने ने दिया ये पैसा। अरे इसका मतलब उसने एक तरह से हमको एडवर्टीजमेंट का कंसिडरेशन दिया है, उसने हमको डोनेशन नहीं दिया और ना तो मैं उसका यूज चैरिटेबल एक्टिविटीज में कर रहा हूं। शर्तों के साथ दिया है। किसके साथ दिया है? शर्तों के साथ दिया है। तो डोनेशन अगेंस्ट कंसिडरेशन, एज अ कंसिडरेशन आप कह सकते हैं, नॉट अगेंस्ट, एज अ कंसिडरेशन। कितना रुपया भाई? टैक्स लगा दो, 1,01,000 रुपए। बस ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज। जल्दी से नोट कर लें तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और आज के इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। छोटे छोटे टॉपिक्स बनेंगे, देखिए ना, समझ में ज्यादा आएगा और अगर कभी अपडेशन आया तो मुझे अपडेट करने में भी थोड़ा सहूलियत रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। Marriage Charitable Trust registered under Section 12AA of the Income Tax Act and also registered person under GST law. ठीक है। Provided the following services in the month of October. Services by way of training or coaching in recreational activities relating to sports. सर आपने ऐसा कुछ नहीं बताया है। अगर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो उससे स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज से जो रेवेन्यू होगी क्या वो माफ होगी? वो एक्टिविटीज क्या चैरिटेबल एक्टिविटीज मानी जाएंगी? ये चीज यहां नहीं दी हुई है। ये चीज यहां इस चैरिटेबल एक्टिविटीज या एंटिटीज वाले क्लॉज में नहीं दी है। इसके लिए एक अलग एंट्री नंबर बनी हुई है, एंट्री नंबर 8 है शायद आगे बढ़ते हैं। उसमें ये दिया है कि अगर कोई आर्ट और कल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज करता है तो वो माफ है। मैंने क्या बोला? आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज है तो माफ है। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज है तो माफ है। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटी है और ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटी ऐसी एंटिटी करवाती है जो रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, तो उसकी वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी एग्जेम्प्ट होगी। यानी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज किसी दूसरे को माफ नहीं होगी। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करवाने वाला, इस रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को करवाने वाला केवल और केवल रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA में होना चाहिए तो ही माफ होगा, अदरवाइज माफ नहीं होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में दोनों शर्तें पूरी हो रही है। सर आपने तो बताया नहीं, थ्योरी में बताया था, नहीं बताया है तो छोड़ दें उसको। आप इधर देखें, आगे मैंने ये चीज यहीं पर दे दिया है कि आर्ट कल्चर और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज यानी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कोई करवाता है तो वो माफ होता है, एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज तभी माफ होगी जब वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन करवाए जो सेक्शन 12AA में चैरिटेबल पर्पस के लिए रजिस्टर्ड हो। तो यहां पर पहला तो दे दिया रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में आ गया स्पोर्ट्स। और ये जो आपका मेसर्स मैरिज चैरिटेबल है ट्रस्ट, वो अंडर सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड है। तो हमारी दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, स्पोर्ट्स है और 12AA में, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है ना। फिर कहता है योगा कैंप ऑर्गेनाइज करवाया गया, तो आपको मालूम है ये तो चैरिटेबल एक्टिविटीज आती ही है, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिटनेस कैंप, देखो भाई मैंने एक चीज तो बता दिया था थोड़ी देर पहले जब मैं आपको थ्योरी बता रहा था, इसमें रेकी है, एरोबिक्स है, एक्सेट्रा। तो कहा गया ये माफ नहीं होता, ये 2,25,000 है।
2,25,000 डोनेशन के तौर पर पार्टिसिपेंट्स ने दिया है, तो ये माफ नहीं होगा। क्यों सर? ये भी तो हेल्थ प्रमोशनल एक्टिविटीज है ना 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 ना, उसमें मैंने स्पेसिफिकली आपको योगा के बारे में बोला था। वापस आ जाइए उस पेज पर जहां मैंने आपको बताया पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा। कोई फिटनेस एक्टिविटी अदर देन योगा नहीं बोला गया है, तो हम लोग इस पर टैक्स लगा देंगे। सर्विसेज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी बाय वे ऑफ, तो आप अगर जाने पब्लिक लाइब्रेरीज हमारे लिए एग्जेम्प्ट होता है, कोई टैक्स नहीं लगता। कैसे? एक आएगा क्या, एंट्री आएगी जिसमें ये बताया जाएगा पब्लिक लाइब्रेरीज जो किताबों को देने लेने का काम करती हैं, उनकी ये एक्टिविटीज एग्जेम्प्ट होती हैं। पब्लिक लाइब्रेरीज, यहाँ पर पब्लिक लाइब्रेरी एक्टिविटी नहीं है, पब्लिक लाइब्रेरी वर्ड लिखा है। इसके साथ साथ अगर पब्लिक कन्वीनियंसेस से रिलेटेड कोई प्रोविजन दिया जाता है, जैसे टॉयलेट हो गया, वॉशरूम हो गया, बाथरूम हो गया, यूरिनल हो गया, तो वो भी हमारे माफ होते हैं, एग्जेम्प्ट होते हैं। ठीक है ना? तो आज का हमारा ये पहला टॉपिक जो हमारा चैरिटेबल एक्टिविटीज से रिलेटेड था एंड अप होता है। हम फिर दूसरा सेशन तैयार करेंगे जो रिलीजियस सर्विसेज से रिलेटेड होगा, उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।